Hello students, good morning. Today we are discussing the new topic that is animal husbandry. Animal husbandry क्या होता है? It is an agricultural practice of breeding and raising livestock. जो पशुओं को घर में देखभाल की जाती है, अपने पास रख के उसमें से अगर फ़ायदा लिया जाता है, उसको देखभाल किया जाता है, जो जंगल में नहीं है अपने पास है, पेट को देखभाल करना और उसमें से फ़ायदा भी लेना इकोनॉमिकली और हाउस होल्ड के लिए, तो उसी को हम बताएंगे एनिमल हस्बेंड्री. सो इट डील्स विथ एंड केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ बाफेलोस, काउस, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats, etc. तो इसमें काऊ भी हो सकता है, गाय, फिर सुअर, हॉर्सेस, कैटल्स, शीप्स, कैमल्स, गोट्स, सभी अगर उसको हम अपने फ़ायदे के लिए अपने पास रख रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा. और इसके अंदर और क्या है? इट ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, एट्सेट्रा. चलो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो उसके पहले मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स. एनिमल्स को मैनेज कैसे किए जाते हैं या मैनेजमेंट को कैसे करेंगे? फर्स्ट, फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स. जो भी पशुओं को हम अपने पास रखना चाहते हैं तो उसमें हम उसके क्वालिटी देखेंगे. अच्छा जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको अच्छे से जो खाना देना है उसको देखभाल करने के लिए वो भी रखेंगे. फिर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशनल सोर्सेस, जहाँ से उसको ऐसा खाना देंगे कि उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिले. फिर पशु को रखने के लिए उसको क्लीनलीनेस देखना भी एक ज़रूरी हो जाता है. इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा वेटरिनरी सुपरविजन, मतलब जो वेटरिनरी डॉक्टर होते हैं, जो पशुओं के डॉक्टर है तो उसको वेटरिनरी सर्जन कहा जाता है. तो उसको टाइम टाइम पर देखभाल करना, उस पशुओं को हेल्थ पे उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका न्यूट्रिशन तो सही है, ये सब देखना. टाइम टाइम उसको वैक्सीन देना कि दूसरा कोई बीमारी ना आ जाए. उसके बाद हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड डेवलपमेंट, मतलब जो ऐसा ब्रीड इन्वॉल्व करेंगे अलग अलग स्पीशीज़ में क्रॉसिंग करके जो हमको ज़्यादा जिसमें से रिटर्न मिले, प्रोडक्शन अच्छा हो, या दूध हो या उसका मांस हो या अंडा हो, जो भी चीज़ प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो हमको अच्छे से ज़्यादा मिले. तो उसके कारण क्रॉस ब्रीड करना भी ज़रूरी हो जाता है. उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हो रहा है अगर उसको पूरा टाइम पर नहीं बिके या यूटिलाइज नहीं हुए तो प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है. सो प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके पास भेजना है और मार्केटिंग भी करना है. ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आएगा. तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आ रहा है एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग एम्स टू इंक्रीज द यील्ड एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सबसे पहले जो एनिमल्स के जो क्वालिटी है और उसके जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. First is the breed. What is breed? Breed का definition: a group of animals related by descent and similar in most characters like appearance. मतलब समझो गाय है तो गाय के जो भी पूरे ग्रुप है, अगर उसके जो ओरिजिन है वो सेम है, सिमिलर है, उसका कैरेक्टर सेम है, तो उसी पूरे ग्रुप को हम बताएंगे ब्रीड. उसके फीचर सब एक ब्रीड में आएगा. सिंगल एक ब्रीड होगा तो उसमें उसका कैरेक्टर सब सेम होगा. तो इसमें ब्रीडिंग जो है उसके अंदर हम ब्रीड करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीडिंग.
इसमें दो टाइप है, एक है इनब्रीडिंग, दूसरा देखो आउटब्रीडिंग। इन मीन्स विद इन और आउट है आउटर, स्पीशीज के अलग के साथ। फर्स्ट इज द इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। अपनी जो स्पीशीज है, जो गाय हो सकता है, बाफेलो हो सकता है या गोट हो सकता है, तो उसके जो रिलेटेड स्पीशीज होंगे उसको हम इनब्रीड करेंगे, मतलब उसके अंदर ही उनका रिप्रोडक्शन होगा। कितना? 4 to 6 जनरेशन तक। ऐसे करते करते बाय इनब्रीडिंग जो हमारी एनिमल्स मिलेगा, लास्ट जो जनरेशन आएगा वो कैसा होगा? प्योर लाइन होगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर में और कोई दूसरे कैरेक्टर का मिक्स नहीं है। लेकिन इनब्रीडिंग का कुछ मुश्किलें भी है, डीमेरिट भी है, दैट इज इट यूजुअली रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बार बार इनब्रीडिंग होने से अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता है? उसके जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाता है धीरे धीरे, और उसका फर्टिलिटी भी, रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो भी रिड्यूस होने का चांस रहता है। तो उसका ऑपोजिट होता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग मतलब अगर रिप्रोडक्शन आउट ऑफ द ब्रीड किया जाता है तो उसको हम बताएंगे आउटब्रीडिंग। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का रिलेशन नहीं है, समझो एक इधर का एक एनिमल और दूसरी जगह का एनिमल, तो उसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन करवाया जाता है सो उसको हम बताएंगे आउटब्रीडिंग। द एनिमल्स मे बी ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। समझो उसका ब्रीड सेम हो सकता है लेकिन उनके एंसेस्टर, मतलब माता पिता या उसके ऊपर के जो हिस्सा है, कॉमन नहीं है, अलग अलग जनरेशन से आया। 4 to 6 जनरेशन तक उनका कहीं से भी नाता रिश्ता नहीं है। तो ऐसे स्पेशीज में अगर ब्रीडिंग कराया जाता है तो उसको हम बताएंगे आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है आउट क्रॉसिंग। ये आउट क्रॉसिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। It is also known as interspecific hybridization. आउटर्स क्रॉसिंग को हम बताएंगे कि जब स्पीशीज ही अलग हो तब डिफरेंट स्पीशीज में जब रिप्रोडक्शन कराया जाएगा तो उसको हम बता देंगे कि आउट क्रॉसिंग। तो इसलिए उसको अलग अलग स्पीशीज का हो रहा है ना, डिफरेंट स्पीशीज का, तो उसको इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट कम टू क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस मतलब सेम स्पीशीज का नहीं होगा। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच सुपीरियर मेल्स, मतलब मेल्स में जो अच्छे हैं, जिसका क्वालिटी अच्छा है, हेल्थ अच्छा है और डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसे को हम सुपीरियर बताएंगे। तो उसमें हम मेल्स को चुनेंगे, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड का मतलब एक ग्रुप का समझो। जो सबसे अच्छा मेल है उसको हम अलग कर लेंगे, आर मेटेड, फिर उसको मेटिंग किया जाएगा किसके साथ? सुपीरियर फीमेल के साथ। दूसरा कोई उस सेम ब्रीड का नहीं है, दूसरा ब्रीड जो अलग ब्रीड में जो सुपीरियर फीमेल हो, ऐसे कोई फीमेल्स को अलग करके अगर उसके साथ ब्रीड करवाया जाता है तो उसको हम बताएंगे क्रॉस ब्रीडिंग। बाय क्रॉस ब्रीडिंग न्यू एनिमल ब्रीड्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड। इसमें जो नया जनरेशन आएगा वो किस टाइप का होगा? एक नया ब्रीड आएगा और जो हेल्दी होगा और दोनों तरफ से, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से अगर हेल्दी हो, सुपीरियर हो, तो उसके ऑफस्प्रिंग ऑटोमेटिकली सुपीरियर होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जांपल हिसारडेल। हिसारडेल एक ऐसा ही ब्रीड है जो शीप का नया ब्रीड है, उसके डेवलप किया है। तो किसके साथ? एक बीकानेरी के साथ, बीकानेरी एक और मेरिनो रैम्प, ये दोनों के साथ क्रॉसिंग करके, पंजाब का है और बीकानेर का हो,
दोनों को क्रॉस करके जो नया जनरेशन मिला है जिसका नाम दिया गया है हिसरडेल। ओके, अभी आ रहा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर हाइब्रिडाइज किया जा रहा है। इंटर शब्द तभी यूज़ होगा जब डिफरेंट स्पीशीज़ होगा। अगर विद इन सेम स्पीशीज़ है हाइब्रिडाइज किया जाता है तो उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे, INTRA होगा। अगर इंटर हो रहा है INTER, इसका मतलब है कि स्पीशीज़ दोनों अलग। एंड दिस मेथड अलाउज मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। अच्छे से ध्यान दो, दिस मेथड अलाउज मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। ओके, सच ब्रीडिंग इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, क्योंकि स्पीशीज अगर अलग हो जाता है तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑफस्प्रिंग अच्छा होगा या ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता। उसका जनरेशन चेंज करने का मतलब रिप्रोडक्शन करने का क्षमता नहीं रहता है। ऐसा ही एक है मूल। मूल इज ए ब्रीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉर्स एंड डंकी। तो इसको हम बताएंगे, ये जो म्यूल बन रहा है तो इसको हम बताएंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आता, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कैसे किया जाता है? इट इज़ दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जब कंट्रोल ब्रीडिंग हम जितना चाहे उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन करना चाहे तो उसको हम बताएंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट, सीमेन फ्रॉम सिलेक्टेड सुपीरियर मेल्स इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन फ्रोजन स्टेट। उसको रखा जा सकता है बहुत दिनों के लिए, या तो इमीडिएट इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूजफुल टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मैटिंग एंड कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो यूज़ होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म देखो, शॉर्ट में कहा जाता है MOET। ये MOET बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। समझो मुझे कोई अलग टाइप का अच्छा सा ब्रेड मिला है, फीमेल मिला है, तो उसको हम उसी में से हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो उस समय उसको बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक साथ एक बार समझो गाय का है तो एक बार में एक ही बच्चा होता है, लेकिन हम ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें एक बार में एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन मिले तो उसको हम बताएंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर सिस्टम या MOET। सो इन दिस मेथड काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टाइप या तो दूसरा उस टाइप का हार्मोन टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन। जैसे कि ओवरी में जब फॉलिकल मैच्योर होता है, अगर FSH एक्स्ट्रा हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो उससे कि फॉलिकल एक से जगह ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सो इन एक साइकिल में हमने पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा तो उसमें देखा एक मंथ में ह्यूमन बीइंग में एक ही एक प्रोड्यूस होता है, गाय में भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा हम हार्मोन इंजेक्ट करेंगे तो एक साइकिल में 6 से 8 एग मैच्योर हो जाएगा। और सारे जो एग्स हैं दिस आर एक्टिव और उसमें सारे गुण होंगे, और हमने जो लिया है अच्छे क्वालिटी का लिया है तो अच्छे प्रोडक्ट मिलेगा। सो मैच्योर साइमल्टेनियसली। अभी क्या किया जाएगा? द काव इज आइदर मेटेड विथ एन एडिबल बुल, एलिट बुल मतलब जो अच्छी वाली, या आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। इसको या तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा। तो उससे हमको क्या मिलेगा? जो जाइगोट है 6 से 8 जाइगोट मिलेगा। और फिर उसको डेवलप होने देंगे जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो 8 से 32 सेल तक जो हो जाएगा सर्जिकली। फिर उसको हम क्या करेंगे कि एक गाय के शरीर में तो 6 से 8 एग नहीं बन सकता, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको फ्री कर देंगे इस गाय को।
उसको फिर सरोगेटेड मदर्स मतलब दूसरे गाय में इंक्लूड कर देंगे, इंजेक्ट करेंगे उसके फैलोपियन ट्यूब में। और फिर ये जो हमने गाय को लिया था शी विल फ्री एंड देन इट विल अगेन एक्टिवेट अदर एग्स। तो इसी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हमको एक साथ बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है, कम समय में ज़्यादा गाय भैंस का जो बछड़ा है वो हम प्रोड्यूस कर सके, जिससे जो दूध का प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है। एंड दिस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर कैटल्स, शीप, रैबिट्स, बफेलोस एट्सेट्रा। सारों में ये फायदे का दिखा। नेक्स्ट कम टू डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में फर्स्ट है डेयरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो हमारी प्रोडक्शन हुआ तो उसमें दूध मेन रहता है, तो मिल्क का प्रोड्यूस करना, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आएगा। इन इंडिया काउज एंड बाफेलोज आर मेनली यूज फॉर डेयरी फार्म्स। सबसे ज़्यादा काउ, गाय और भैंस दोनों को इस्तेमाल किया जाता है दूध के लिए। तो इसके जो क्वालिटी है देखो, साहीवाल, सिंधी, गिर, तीनों होता है इंडियन काउ ब्रीड। और जो जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टेन, ये तीनों हैं एक्सोटिक ब्रीड। तो ये तीनों अलग अलग नाम आपको अलग अलग से ध्यान से लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइन आंसर में भी पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में। तो इंडियन काउ में जो सीधे सिंपल है, प्लेन है, एक है साहीवाल, सिंधी, गिर, और दूसरा जो एक्सोटिक ब्रीड है जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टेन। नेक्स्ट कम टू बाफेलोस। बाफेलोस में 6 ऐसे ब्रीड है, मेनली एशिया के एरिया में मिलता है। जो 6 ब्रीड है उसका नाम है देखो, जाफराबड़ी, मेहसाना, मूरा, नागपुरी, नीली एंड सुराती। 6 नाम है, जाफराबाड़ी, मेहसाना, मूरा, नागपुरी, नीली एंड सुराती। इसके बाद आता है इनको जो खिलाया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। उनको हम क्या खिलाएंगे, दैट इज सिलेज। जो गाय भैंस को खिलाया जाता है उसको कहा जाता है सिलेज। सिलेज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लेग्यूम्स मतलब जो दाल यूज़ होता है, दाल खाने के बाद दाल के जो छिलके रहता है, उसका जो पौधा रहता है उसको यूज़ किया जाता है, दाल को भी यूज़ किया जाता है। फिर घास के साथ मिक्स करके, फिर उसके साथ मेज़ और ज्वार, ये सारे मिक्स हो गया, समझो एक आइडियल फूड बन गया गाय भैंस के लिए। तो इसको खिलाया जाता है, तो इसका नाम है सिलेज। और फिर सिलेज अगर नहीं मिले तो उसके बदले में क्या किया जाता है, ऑयल केक। ऑयल केक मतलब जो जब ऑयल निकाले जाते हैं सरसों से, तो उसके बाद उसका जो छिलका है वो एक केक बन जाता है। अलग से छिलके को अलग से सुखा के रखा जाता है और गाय को खिलाया जाता है। फिर उसके साथ मिनरल्स यूज़ करेंगे, विटामिन यूज़ करेंगे, सॉल्ट यूज़ करेंगे, ये सारा सिलेज के अंदर मिल जाता है। सिलेज के बदले में भी खिलाया जाता है, ये सिलेज में उसको गाय को मिलता है। नेक्स्ट, गाय के लिए हम देखभाल करने के लिए, गाय भैंस के लिए क्लीनलीनेस देखना ज़रूरी है, उसका हाइजीन देखना ज़रूरी है। फिर जो जहाँ पे रहता है शेड को भी टाइम टाइम पे क्लीन करना पड़ेगा, डेली क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो गंदगी आएगी और उसका बीमार पड़ जाएंगे। फिर उसमें अच्छे से लाइटिंग होना ज़रूरी है। ये सारा तो देखभाल के लिए। इसके बाद जो मिल्क हमें मिला है उसका प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मिल्क को प्रोसेसिंग करना मतलब उसका क्लीन करना, प्योर रखना, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। फिर उसको मार्केटिंग करना, बाज़ार में जाके बेचना या दुकानों में जाके बेच के आना, या जो घर मालिक है उसके पास जाना, ये भी इसके अंदर आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, ये सारे जो हम देखभाल करते जाएंगे, जो गाय भैंस को हम पाल रहे हैं समझो, तो उसका कोई बीमारी भी आ सकता है। अगर हमें बीमारी होती है तो गाय भैंस को भी होती है, तो ये टाइम टू टाइम इसको भी नज़र रखना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम जा रहा है, कौन सा डिजीज़ हो रहा है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ वेटरनरी डॉक्टर,
डॉक्टर को भी, जो डॉक्टर्स आते हैं टाइम टाइम पर उनको चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। लास्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री से हम क्या क्या मिलता है? नंबर 1, वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, क्रीम, बटर, घी, जैसे कि दही हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, खोआ हो गया, चीज़ हो गया, सारे दूध से मिल जाता है। सबको मालूम है, सभी एक एक बार टेस्ट कर चुके हो और खाते भी हो। दूसरा, एडिशनल इनकम। अगर दूध ही लास्ट नहीं है, दूध के अलावा भी कुछ चीज़ें हमको गाय से मिल जाता है। कैसे? जैसे कि द कैटल फॉर्म्स फ्रॉम काउ डंग, जो गोबर होता है उससे भी, गोबर से भी जो काउ डंग केक बनाया जाता है उससे जलाने के लिए, आग जलाने के लिए यूज़ होता है। कुकिंग के लिए भी यूज़ होता था पहले। फिर मैन्योर, खाद के लिए। फ्यूल केक, जो आग जलाने के लिए। गोबर गैस के लिए, कुकिंग एंड लाइट। गोबर गैस किस में यूज़ होता है? खाना पकाने के लिए यूज़ होता है और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारा टोटल हो गया आपका डेयरी के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।